Hello everyone, myself Sudhir Pujara, Associate Professor of Mathematics from DBG Government College, Panipat. This is our fifth lecture on vector spaces, and in this lecture we will discuss about linear sum and direct sum of subspaces. Now what is linear sum? If W1 and W2 are two subspaces of a vector space V over F, then we define the linear sum of W1 and W2 as W1 plus W2 contains elements of the type W1 plus W2, small w1 plus small w2, where this element W1 belongs to the subspace W1, capital W1, and this element W2 belongs to the subspace W2, capital W2. तो अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस V है और W1 और W2 उसके दो सबस्पेसेस हैं, तो W1 प्लस W2 इज कॉल्ड एज लीनियर सम। और इस सेट में W1 प्लस W2 में कैसे एलिमेंट होंगे? इसमें हर एक एलिमेंट दो एलिमेंट्स के सम की फॉर्म में लिखा जाएगा, जहां पर पहला एलिमेंट कैपिटल W1 में बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट कैपिटल W2 में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये जो सेट बना W1 प्लस W2, दिस सेट इज कॉल्ड एज लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस W1 एंड W2. नाउ here is a theorem. The linear sum of two subspaces W1 and W2 is also a subspace of the given vector space V over F. अगर W1 और W2 V के सबस्पेसेस हैं तो उनका लीनियर सम जो होगा वो भी V का एक सबस्पेस होगा। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम दिखाते हैं पहले कि W1 प्लस W2 जो है वो एक हमेशा एक नॉन एम्प्टी सबसेट होगा V का। ठीक है, ये शो करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो हमें पता है कि जो जीरो एलिमेंट होता है उसको आप 0 प्लस 0 लिख सकते हैं, और क्योंकि W1 और W2 दोनों सब स्पेसेस हैं, अपने आप में वेक्टर स्पेसेस हैं, तो जीरो एलिमेंट W1 में भी बिलोंग करेगा और जीरो एलिमेंट W2 में भी बिलोंग करेगा। सो दिस एलिमेंट 0 कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू एलिमेंट्स 0 प्लस 0, where this 0 can be considered as an element of capital W1 and this 0 can be considered as element of capital W2. So 0 belongs to W1 plus W2. Hence this W1 plus W2 is a non-empty subset of V. W1 प्लस W2 जो है वो V का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। अब इसको सबस्पेस प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम U और V कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं W1 प्लस W2 के, और A और B कोई भी दो एलिमेंट हम स्केलर ले लेते हैं। स्केलर का मतलब दे बिलोंग टू द फील्ड F। अब हमने शो क्या करना है, अब बेसिकली हमने ये शो करना है कि AU प्लस BV ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये उस सेट में बिलोंग करना चाहिए जिसको हमें सबस्पेस प्रूव करना है। और किसको सबस्पेस प्रूव करना है? W1 प्लस W2 को। इसीलिए हमने U और V जो एलिमेंट लिए वो किस में बिलोंग करते हुए लिए? W1 प्लस W2 में। तो अगर आपने W1 प्लस W2 के दो एलिमेंट U और V लिए, A और B फील्ड के एलिमेंट लिए, तो आपने ये शो करना है कि AU प्लस BV बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। अगर ये आपने शो कर दिया देन इट विल बी प्रूव्ड दैट W1 प्लस W2 इज ए सबस्पेस ऑफ V। ठीक है, सो नाउ वी कंसिडर AU प्लस BV। ठीक है, अब क्योंकि U और V जो हैं वो W1 प्लस W2 के एलिमेंट हैं, तो U कैन बी रिटन एज W1 प्लस W2, where this small w1 belongs to capital W1 and small w2 belongs to capital W2. Also this V can be written as W1 dash plus W2 dash, where W1 and W1 dash belong to capital W1 and W2 and W2 dash belong to capital W2. Now consider AU plus BV. A इंटू यू की जगह हम लिख सकते हैं W1 प्लस W2 और V की जगह हम लिख सकते हैं W1 डैश प्लस W2 डैश। ऑल राइट, सो इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू AW1 प्लस AW2,
plus BW1 dash plus BW2 dash, or it can also be written as AW1 plus BW1 dash plus AW2 plus BW2 dash। ठीक है। नाउ अब आप देखिए कि A और B दोनों फील्ड के एलिमेंट हैं और W1 और W1 डैश दोनों कैपिटल W1 के एलिमेंट हैं। सो दिस इम्प्लाइज AW1 प्लस BW1 डैश इट विल बिलोंग टू W1। ऐसा क्यों है? बिकॉज W1 इज ए सबस्पेस ऑफ V। और इसी तरह से जब हम A और B F के एलिमेंट हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं, और W2 और W2 डैश जो है वो कैपिटल W2 के एलिमेंट हैं, सो दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट AW2 प्लस BW2 डैश it will belong to W2 again because W2 is a subspace of V, so it must be closed under addition and scalar multiplication. All right, तो आपने AU प्लस BV को दो एलिमेंट्स के सम की फॉर्म में लिख दिया, where this first element belongs to W1 and this second element belongs to W2। तो इसका मतलब ये हो गया कि AU प्लस BV बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, है ना। सो आई कैन राइट AU प्लस BV बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, और क्योंकि हमने A, B और U और V को आर्बिट्रेरीली चूज किया था, सो इट इज़ ट्रू फॉर ऑल AB बिलोंगिंग टू F एंड ऑल UV बिलोंगिंग टू W1 प्लस W2। Hence it is proved that W1 plus W2 is a subspace of V. Hence W1 plus W2 is a subspace of V. So linear sum of two subspaces is again a subspace of the given vector space. All right. Next we come to the definition of subspace generated by a set. अगर आपके पास V एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F और S इसका एक कोई भी एक सबसेट है, then W is said to be the subspace generated by S if W is the smallest subspace of V containing S। ठीक है, देखो W को हम subspace generated by S कब कहेंगे? when W is the smallest subspace of V containing S। पहली बात तो W जो है वो V का सबस्पेस होना चाहिए, दूसरा ये S को कंटेन करना चाहिए, और तीसरा ये ऐसा स्मॉलेस्ट सबस्पेस होना चाहिए जो S को कंटेन करते हो। या मतलब अगर इसके अलावा कोई और सबसेट भी है, जैसे सपोज W डैश भी कोई एक सबसेट है जो S को कंटेन करता है, तो W डैश जो है वो W से बड़ा होना चाहिए। W शुड बी कंटेन्ड इन W डैश। ठीक है, मतलब W शुड बी स्मॉलर देन W डैश, W डैश से वो छोटा होना चाहिए। सो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? हम लिखते हैं W और S को हम एंगल ब्रैकेट में लिख देते हैं। सो W इज इक्वल टू, इसका मतलब है W इज ए सबस्पेस जनरेटेड बाय द सेट S एंड इट मीन्स इट इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V दैट कंटेन्स S। ठीक है, S को कंटेन करने वाला ये स्मॉलेस्ट सबस्पेस है। अब नेक्स्ट जो थ्योरम हम प्रूव करने जा रहे हैं वो यही है, वो ये है, द लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस W1 and W2 of a vector space V over F is a subspace generated by the union of W1 and W2। ठीक है, इसका मतलब हमने प्रूव करना है कि W1 plus W2 is generated by W1 union W2, और हम कह सकते हैं कि we have to show that, हमें क्या शो करना है? we have to show that W1 plus W2 is the smallest
subspace of V that contains W1 union W2। तो ये तो हमने शो किया हुआ है कि W1 प्लस W2 जो है वो V का सबस्पेस है। अब हमने ये शो करना है कि ये W1 यूनियन W2 को कंटेन करता है और W1 यूनियन W2 को कंटेन करता हुआ ये स्मॉलेस्ट सबस्पेस है V का। इससे कोई छोटा सबस्पेस W1 यूनियन W2 को कंटेन नहीं कर सकता। ठीक है, तो पहले तो हम ये शो करेंगे कि W1 यूनियन W2 इज कंटेन्ड इन W1 प्लस W2। ठीक है, तो देखो अगर मैं स्मॉल W1 कैपिटल W1 का कोई भी एक एलिमेंट ले लेता हूं तो हम W1 को लिख सकते हैं, W1 कैन बी रिटन एज W1 प्लस 0। अब ये W1 जो है कैपिटल W1 का एलिमेंट है और 0 कैपिटल W2 में बिलोंग करता ही करता है। इसका मतलब W1 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। लेकिन W1 हमने किसका एलिमेंट लिया था? कैपिटल W1 का, और ये कैपिटल W1 प्लस W2 में भी बिलोंग करता है। इसका मतलब ये हो गया कि W1 इज कंटेन्ड इन W1 प्लस W2। अब इसी तरह से अगर मैं W2 कैपिटल W2 का कोई एलिमेंट लेता हूं तो इस W2 को मैं लिख सकता हूं 0 plus W2। Now this 0 can be taken as element of capital W1 and this small W2 belongs to capital W2। तो यहाँ पर हमने ये भी प्रूव कर दिया कि W2 is contained in W1 plus W2। इसका ये मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक वेक्टर स्पेस V है और ये उसका मान लीजिए एक सबस्पेस है W1 प्लस W2, तो हमने ये शो कर दिया कि W1 भी इसके अंदर कंटेंड है, W2 भी इसके अंदर कंटेंड है। इनमें कुछ पार्ट कॉमन हो सकता है और नहीं भी हो सकता, वो दैट इज नॉट ऑफ एनी इंपॉर्टेंस हियर। लेकिन W1 पूरे का पूरा W1 प्लस W2 में कंटेंड है और W2 पूरे का पूरा W1 प्लस W2 में कंटेंड है। तो अगर हम इन दोनों की यूनियन देखें W1 यूनियन W2, वो किसके अंदर कंटेंट होगी? W1 प्लस W2 के अंदर कंटेंट होगी। सो फ्रॉम 1 and 2 it is very much clear that W1 union W2 is contained in W1 plus W2। तो यहाँ पर एक चीज प्रूव हो गई कि W1 plus W2 is a subspace containing W1 union W2। तो W1 यूनियन W2 को W1 प्लस W2 कंटेन करता है। अब दूसरा आपने क्या प्रूव करना है कि स्मॉलेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट कैसे प्रूव करते हैं? तो हम कोई भी एक और सबस्पेस ले लेते हैं V का, सपोज W मैंने ले लिया कि W इज अनदर सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग W1 यूनियन W2। मतलब W1 यूनियन W2 को कंटेन करता हुआ एक और सबस्पेस हमने ले लिया W, और अब हम ये शो करेंगे कि जो W होगा वो W1 प्लस W2 से बड़ा होगा और एक्चुअली वो W1 प्लस W2 को कंटेन करेगा अपने अंदर। तो इस तरह से हम ये कह देंगे कि अगर हमने आर्बिट्ररी कोई भी सबस्पेस लिया V का जो W1 यूनियन W2 को कंटेन करेगा, तो हम यहाँ प्रूव करेंगे कि वो W1 प्लस W2 को भी कंटेन करेगा। सो वी विल शो हेयर या वी विल प्रूव हेयर दैट W1 प्लस W2 जो होगा वो इस W के अंदर कंटेन्ड होगा, और ये शो करते ही हमारी थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाएगी। सो वी हैव टू शो दैट W1 प्लस W2 इज कंटेन्ड इन W। तो ऐसा कैसे करते हैं? हमने अगर ये सेट इस सेट के अंदर शो करना है कि ये सेट इसमें बिलोंग करता है, तो इस सेट का कोई एलिमेंट लीजिए और शो कर दीजिए कि वो इस सेट के अंदर भी हमेशा एग्जिस्ट करेगा। सो W1 प्लस W2 का कोई एलिमेंट ले लिया, तो W1 प्लस W2 का कोई एलिमेंट लिया तो उसमें एलिमेंट में दो कंपोनेंट होंगे,
और पहला कंपोनेंट W1 कैपिटल W1 में बिलोंग करेगा, प्लस दूसरा कंपोनेंट W2 कैपिटल W2 में बिलोंग करेगा, है ना। फॉर सम W1 बिलोंगिंग टू कैपिटल W1 एंड W2 बिलोंगिंग टू कैपिटल W2, ठीक है। अब देखो W1 कैपिटल W1 में बिलोंग करता है और W2 कैपिटल W2 में बिलोंग करता है, तो हम ये लिख सकते हैं ना कि W1 और W2 जो हैं ये दोनों एलिमेंट W1 यूनियन W2 में बिलोंग करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट वन ऑफ देम में तो बिलोंग करते ही करते हैं। सो W1 W2 दोनों के दोनों एलिमेंट W1 यूनियन W2 में बिलोंग करेंगे। और यहाँ पर हमने क्या लिया है कि जो W1 यूनियन W2 है वो W के अंदर कंटेन्ड है। W is another subspace of V containing W1 union W2, तो इसका मतलब W1 यूनियन W2 W के अंदर कंटेन्ड है। तो ये जो दो एलिमेंट W1 यूनियन W2 के हैं, एक्चुअली ये दोनों एलिमेंट W के भी हैं। सो आई कैन राइट हियर W1 W2 बिलोंग टू W, और क्योंकि W एक सबस्पेस है तो आई कैन राइट W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W। इनका जो सम है वो भी W में बिलोंग करता है, और इनका सम जो है W1 प्लस W2 वो किसके इक्वल है, वो U के इक्वल है। सो दिस इम्प्लाइज U बिलोंग्स टू W। इसका मतलब U मैंने जो एलिमेंट W1 प्लस W2 का लिया था आर्बिट्रेरी एलिमेंट, वो W के अंदर भी बिलोंग करता है। देयरफॉर आई कैन राइट W1 प्लस W2 इज कंटेन्ड इन W, ठीक है। तो यहां से क्या प्रूव हो गया, हेंस इट इज प्रूव दैट W1 प्लस W2 इज द स्मॉलेस्ट subspace of V containing W1 union W2, or we can write W1 plus W2 is a subspace of V that is generated by W1 union W2. So this set W1 union W2 generates the subspace W1 plus W2. इसका यह मतलब हो गया कि linear sum of two subspaces is generated by the union of those two subspaces. All right. Now, after discussing linear sum and its theorems, we will discuss the direct sum of subspaces and the theorem related to the direct sum. डायरेक्ट सम को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, V इज W1 प्लस प्लस के ऊपर एक सर्कल लगा देते हैं W2। इसको हम ऐसे रीड करते हैं कि V इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। अब डायरेक्ट सम का मतलब क्या होता है, अ वेक्टर स्पेस V over F is said to be direct sum of its two subspaces W1 and W2 if every element V that belongs to capital V can be uniquely expressed as sum of two elements W1 and W2 where W1 belongs to capital W1 and W2 belongs to capital W2. The important point here is the expression should be unique, ठीक है। तो अगर आपने मतलब यहाँ पर ये है कि कैपिटल V का आपने कोई भी एलिमेंट लिया, कैपिटल V का आपने कोई भी एलिमेंट लिया स्मॉल v, तो इसको आपने अगर आपने इसको W1 प्लस W2 लिख दिया तो ये W1 और W2 जो है वो यूनिक होने चाहिए। मतलब कैपिटल W1 के अंदर सिर्फ आपको एक एलिमेंट स्मॉल w1 मिलेगा और कैपिटल W के अंदर आपको सिर्फ एक एलिमेंट W2 मिलेगा, जिनको सम करने पर स्मॉल v बन जाए। तो दिस एक्सप्रेशन V एज इक्वल टू W1 प्लस W2 शुड बी यूनिक। ये एक्सप्रेशन हमारी यूनिक होनी चाहिए। अगर ये एक्सप्रेशन यूनिक है तो हम कहते हैं कि V इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। अब यहां पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने V ले लिया R3 over R। वी नो दैट इट इज ए वेक्टर स्पेस अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इसका मैं यहां पर इसके दो सबस्पेसेस ले लेता हूं। वी टेक इट्स टू सबस्पेसेस W1 एंड
W2। अब W1 के अंदर मैं एलिमेंट ले रहा हूँ इस टाइप के x y 0 where x y belong to the set of real number and it is very much clear that this is a subspace of V। और दूसरा जो सबस्पेस मैंने लिया वो लिया मैंने 0 0 z टाइप का where z belongs to the set of real number। तो W1 में वो एलिमेंट्स हैं जिनका ये थर्ड कंपोनेंट 0 है और W2 में वो एलिमेंट्स हैं जिनका फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट 0 है। अब आप कैपिटल V का कोई भी एलिमेंट लो, कैपिटल V का कोई भी एलिमेंट किस तरह का होगा, A B C टाइप का, where A B C are all रियल नंबर्स, है ना। तो इस एलिमेंट को ए बी सी को आप कैसे लिख सकते हो, एज सम ऑफ टू एलिमेंट्स वेयर फर्स्ट एलिमेंट शुड बिलोंग टू W1 एंड सेकेंड एलिमेंट शुड बिलोंग टू W2। इस तरह से लिख सकते हैं। एंड दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिसमें आप ए बी सी को एज सम ऑफ टू एलिमेंट्स लिख सको, जहां पहला एलिमेंट W1 में होना चाहिए और दूसरा W2 में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा V था वो W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है वो हमारे यहाँ पर यूनिक है। ठीक है। अब सेकेंड केस में मैं यहाँ पर W1 ले रहा हूँ, W1 वही सेट ले लेते हैं जो हमने यहाँ पर लिया है फर्स्ट वाले केस में, x y 0 where x y belong to the set of real number। और W2 हम यहाँ पर लेते हैं 0 yz belong to the set of real। तो W1 में वो एलिमेंट्स है जिनका थर्ड कंपोनेंट 0 है और W2 में वो एलिमेंट्स है जिनका फर्स्ट कंपोनेंट 0 है। ठीक है। अब उसी तरह से आप ए बी सी, आपने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया R3 का, where these three components A, B and C they belong to the set of real number। अब देखिए, अब मुझे A, B, C को W1 और W2 के एलिमेंट्स के सम के फॉर्म में लिखना है। ठीक है। तो सम के फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, देखो, आई कैन राइट A B/2 0 प्लस 0 B/2 C, A प्लस 0 A, B/2 प्लस B/2 B, 0 प्लस C C। ये एलिमेंट जो है इसका थर्ड कंपोनेंट 0 है तो ये W1 में बिलोंग करता है। ये एलिमेंट जो है इसका फर्स्ट कंपोनेंट 0 है तो ये W2 में बिलोंग करता है। तो हमने ए बी सी को एज एन एलिमेंट ऑफ W1 प्लस एन एलिमेंट ऑफ W2 की फॉर्म में लिख दिया। लेकिन क्या ये एक्सप्रेशन यूनिक है? नहीं, क्योंकि ए बी सी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, A B/4 0 प्लस 0 3 B/4 C। सो नाउ ये एलिमेंट और ये एलिमेंट डिफरेंट हो गए, ये एलिमेंट डिफरेंट हो गए, तो ये एक नई रिप्रेजेंटेशन हो गई। सो ABC कैन बी रिटन एज एन एलिमेंट ऑफ W1 प्लस W2 इन मोर देन वन वे। और भी बहुत सारी वेज में आप इसको लिख सकते हो। अगर एक्सप्रेशन यूनिक नहीं है तो देर आर इन्फिनिटली मैनी वेज in which you can write ABC as sum of elements of W1 and W2. So this expression is not unique. So this expression is not unique. ठीक है। अब एक्सप्रेशन यूनिक नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि V is linear sum of W1 and W2। V वेक्टर स्पेस को हम W1 and W2 का लीनियर सम कह सकते हैं, बट नॉट डायरेक्ट सम।
So V is not direct sum of W1 and W2 in this case. So case second में V is not direct sum of W1 and W2, whereas in case 1 V is direct sum of W1 and W2. ठीक है, अब हम एक थ्योरम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हमें बताएगी कि W1 और W2 में क्या कंडीशन होनी चाहिए कि V को हम W1 और W2 के डायरेक्ट सम की फॉर्म में लिख सकें। बेसिकली वो कंडीशन ये है कि W1 और W2 डिसजॉइंट होने चाहिए। अब डिसजॉइंट सबस्पेसेस का मतलब क्या होता है? Two subspaces W1 and W2 of a vector space V over F are said to be disjoint if their intersection contains the zero subspace only. अगर W1 और W2 में सिर्फ जीरो एलिमेंट कॉमन है तो इनके इंटरसेक्शन से जीरो सबस्पेस बनेगा। तो अगर इनके इंटरसेक्शन में सिर्फ जीरो कॉमन है, इनकी इंटरसेक्शन जीरो सबस्पेस के इक्वल है, तब हम कहते हैं कि वो दोनों सबस्पेस डिसजॉइंट होते हैं। देखो, डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है? डिसजॉइंट सेट्स का मतलब होता है कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन डिसजॉइंट सबस्पेसेस का मतलब क्या है? कि उनमें जीरो के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि जितने भी सबस्पेसेस होंगे जीरो तो सभी सबस्पेसेस में होगी। तो अगर W1 और W2 में जीरो के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है तो हम उनको बोल देते हैं कि वो डिसजॉइंट सबस्पेसेस है। अब यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम आती है वो ये है कि the necessary and sufficient conditions for a vector space V to be a direct sum of its subspaces W1 and W2 are V should be linear sum of W1 and W2 and W1 and W2 should be disjoint। इसका मतलब ये है कि अगर V W1 और W2 का लीनियर सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है और W1 और W2 डिसजॉइंट हैं तो V कैन बी रिटन एज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। और कन्वर्सली अगर V को आप W1 और W2 के डायरेक्ट सम की फॉर्म में लिख सकते हो तो वो लीनियर सम तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, और W1 और W2 की इंटरसेक्शन जो है वो सिर्फ जीरो को कंटेन करेगी, इसके अलावा और किसी एलिमेंट को कंटेन नहीं करेगी। ऑलराइट, सो नाउ अब हम इसको प्रूव करते हैं। सो पहले हम मान लेते हैं कि कंडीशन जो है वो नेसेसरी है, तो हम V को W1 और W2 का डायरेक्ट सम मान लेते हैं। अब अगर डायरेक्ट सम है तो इट क्लियरली इंप्लाइज दैट V इज लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2 ऑल्सो, क्योंकि डायरेक्ट सम में एक यूनिक एक्सप्रेशन की कंडीशन एक्स्ट्रा होती है, तो जो डायरेक्ट सम है वो लीनियर सम तो है ही है। अब हमने ये शो करना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज जीरो सबस्पेस। तो हम क्या मानते हैं, हम W1 इंटरसेक्शन W2 का कोई एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज स्मॉल w इज एन एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है। और सपोज ये नॉन जीरो एलिमेंट हमने मान लिया, ठीक है। अब देखो, जो W1 है वो कैपिटल W1 में भी बिलोंग करेगा और कैपिटल W2 में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि इनकी इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है, ठीक है। नाउ W कैन बी रिटन एज, इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 0 प्लस W, वेयर 0 बिलोंग्स टू W1 एंड W को हमने किसका एलिमेंट कंसिडर कर लिया? W2 का। ऑल्सो W जो है दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज W प्लस 0। अब यहां पर ये जो पहले वाला W है इसको हम W1 का एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं, एंड 0 तो W2 में बिलोंग करेगा ही करेगा, ठीक है। अब यहां से क्या पता चल गया? इसका मतलब वी हैव रिटन टू डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ द एलिमेंट W। W कैन बी एक्सप्रेस्ड in at least
2 different ways. ठीक है, so that means this is a contradiction. ये contradiction क्यों है? Because V is a direct sum of W1 and W2, so the expression must be unique. So this is a contradiction, मतलब our supposition is wrong. So our supposition is wrong. हमने क्या सपोज किया था? हमने सपोज किया था कि W is non-zero element that belongs to W1 union W2. So our supposition is wrong. This implies W1 intersection W2 contains only zero element. कोई भी non-zero element W1 intersection W2 में belong नहीं कर सकता. तो इस तरह से आपका नेसेसरी कंडीशन वाला पार्ट प्रूव हो गया. अब हमने ये प्रूव करना है कि ये कंडीशन सफिशिएंट भी है कि अगर V जो है वो W1 और W2 का लीनियर सम है और इनकी इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन W2 इज जीरो सबस्पेस, then we have to show that V can be written as direct sum of W1 and W2. ठीक है, अब V can be expressed as sum of an element of W1 and an element of W2. क्यों? Because V is linear sum of W1 and W2. ये गिवन है. ठीक है, and now we will show that you can say that we have to show that this expression as sum of an element of W1 and an element of W2 is unique. ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या है? यूनिक है. ये हमने शो करना है. हम यहाँ पर मान लेते हैं कि देयर आर 2 डिफरेंट एक्सप्रेशंस पॉसिबल. ठीक है, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए every element of V can be expressed as sum of an element of W1 and an element of W2, and we have to show that this expression is unique. अब हम स्मॉल v कैपिटल V का कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं और ये सपोज कर लेते हैं कि V को हम W1 प्लस W2 भी लिख सकते हैं और V को हम W1 डैश प्लस W2 डैश भी लिख सकते हैं, where W1 and W1 dash belong to capital W1 and W2 and W2 dash belong to capital W2. ठीक है, अब W1 प्लस W2 जो है वो W1 डैश प्लस W2 डैश के इक्वल है. यहां से मैं लिख सकता हूं W1 माइनस W1 डैश इज इक्वल टू W2 डैश माइनस W2. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं. ओके, बट देखो जो ये W1 और W1 डैश हैं ये दोनों कैपिटल W1 में बिलोंग करते हैं और क्योंकि W1 एक सब स्पेस है तो आई कैन राइट W1 माइनस W1 डैश belongs to W1. Why? Because W1 is a subspace. इसी तरह से ये जो एलिमेंट हमने बनाया W2 डैश माइनस W2, इसमें W2 डैश और W2 दोनों W2 में बिलोंग करते हैं, तो W2 डैश माइनस W2 it will belong to capital W2 again because W2 is a subspace. अब देखो W1 माइनस W1 डैश जो है वो W1 में बिलोंग करता है और ये W2 डैश माइनस W2 के इक्वल है जो W2 में बिलोंग करता है. सो दैट मीन्स W1 minus W1 dash belongs to W1 and because it is equal to W2 dash minus W2 so it also belongs to W2.
which implies W1 minus W1 dash belongs to W1 intersection W2. And similarly, W2 dash minus W2 also belongs to W1 intersection W2. ठीक है, this also belongs to W1 intersection W2. अब हमने यहाँ शो किया कि W1 minus W1 dash belongs to W1 intersection W2, but what is W1 intersection W2 according to the given statement? W1 intersection W2 is जीरो सबस्पेस, मतलब W1 और W2 में सिर्फ जीरो एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं। तो इसका मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 में जो एलिमेंट है ये W1 माइनस W1 डैश, इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। और अगर ये जीरो है तो इसका मतलब W1 मस्ट बी इक्वल टू W1 डैश। एंड सिमिलरली बिकॉज W2 डैश माइनस W2 भी W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग करता है, तो इसको जब आप जीरो के इक्वल रखोगे तो W2 डैश मस्ट बी इक्वल टू W2। तो W1 और W1 डैश इक्वल हैं, W2 और W2 डैश इक्वल हैं। अब V की हमने दो एक्सप्रेशन ली थी, W1 प्लस W2 और W1 डैश प्लस W2 डैश, लेकिन W1 डैश इज नथिंग बट इक्वल टू W1 एंड W2 डैश इज नथिंग बट इक्वल टू W2। हेंस इसका मतलब क्या हो गया, every element of V can be written as sum of an element of W1 and an element of W2 uniquely। तो अगर W1 और W2 का इंटरसेक्शन सिर्फ जीरो एलिमेंट को कंटेन करता है तो हमने शो कर दिया कि V का हर एक एलिमेंट जो है that can be expressed as sum of an element of W1 and an element of W2 in a unique way. So we can write V as direct sum of W1 and W2. So that's all for today's lecture. Thank you very much.